हेलो टू एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपनी वीडियो लेकर आ पाया हूँ। बीच में कुछ ऑफिशियल वर्क आ गया था तो मुझे उसको पूरा करना था, इस वजह से मैं बीच में 5-6 दिन वीडियो नहीं ला पाया। तो अब वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो अपने उस बिजी शेड्यूल से निकल कर मैं आप लोगों के सामने फिर दोबारा से अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक, क्योंकि अकाउंट्स को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने बिजनेस स्टडी की तरफ शिफ्ट किया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। 2 टॉपिक कर चुके थे बिजनेस स्टडी में, तो आज तीसरा टॉपिक हम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग वैसे भी जानते हैं कि जो 12th का इस साल का एग्ज़ाम है बोर्ड का, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो इसीलिए मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक को लिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है जो आज आपके सामने है। चलिए देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। आप सभी जानते हैं कि जब बिजनेस हम करते हैं तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये उस टॉपिक को कवर करता है जो मतलब जो एक्सटर्नल है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको तो बिजनेस ईजिली मैनेज कर लेगा, बट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये टॉपिक हमें वो चीज़ बताता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज बेसिकली फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। आप उस मीनिंग में ये देख लेंगे। कंसेप्ट में यही बताया गया है कि द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट means the sum total of all individual, institution and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance। अब वो चाहे इंडिविजुअल के रूप में हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के रूप में हो, या किसी भी और टाइप से वो फोर्स हो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वो इफेक्ट हमारे बिजनेस पर डालती हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक हमारे कोर्स में है। तो हम आगे चलते हैं। Thus the economic, social, political, technological and other forces, जिसमें लीगल भी है, which operate outside a business enterprises are the part of its environment। तो एनवायरनमेंट में वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, और जिसको हम अदर फोर्सेस कहा है। तो ये इस बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनती हैं, ये इसके डायमेंशंस बनती हैं, जिनको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। द इंडिविजुअल, कंज्यूमर और competing enterprises as well as the government, consumer groups, competitor, court, media and other institution working outside an enterprises constitute its environment। तो ये वो लोग हैं, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके थे, उन्हीं को उन्होंने बस डीपली या एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो, या हमारी कॉम्पिटिटिव फॉर्म हो, या गवर्नमेंट हो, या कंज्यूमर का कोई ग्रुप्स हो, ठीक है, जैसे होते हैं हमारे एनजीओस वगैरह, या जो कंज्यूमर की हेल्प के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स एक से ज़्यादा हो तो, कोर्ट, मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ से कंसेप्ट के रूप में आपके सामने क्लियर हो गया। वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के, बट वे हमारी जो डे टू डे परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो उनको स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल भी होती सकती हैं, लीगल भी हो सकती हैं। ठीक है, कंज्यूमर इंडिविजुअली भी हो सकता है, कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, कंज्यूमर ग्रुप भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कोई कॉम्पिटिटर जो ग्रुप्स है वो भी हो सकता है, कोर्ट भी हो सकती है, मीडिया भी होती है, सब इसके पार्ट होते हैं। आगे चलते हैं। मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं जिस वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हमने पढ़ा कि इसमें सारे वो फोर्सेस आ रही हैं जो बिजनेस से बाहर की हैं।
तो अभी जितनी भी फोर्सेस हमें पिछले वाले कंसेप्ट में पढ़ी, उन सब का टोटल मिलकर क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। वो चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, लीगल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाती हैं। तो ये टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, पहला फीचर्स। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इन सारी फोर्सेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक, जो एक फोर्स सीधी इफेक्ट डालती है, जनरल फोर्स। स्पेसिफिक का मतलब जो मेरी फर्म पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, जनरल का मतलब जो मेरे जैसी सारी फर्म्स पर या जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सब पर इफेक्ट डाले, तो वो जनरल फोर्सेस कहलाती है। तो देखिए, स्पेसिफिक फोर्स में एक इन्वेस्टर हो सकता है जिसने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, एक कस्टमर हो सकता है जो हमारा सामान परचेज कर रहा है, एक कॉम्पिटिटर हो सकता है जो हमारे जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और एक सप्लायर हो सकता है जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। ये सब स्पेसिफिक हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दे अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली, मैं भी बता ही रहा था आपको, एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। सीधा इफेक्ट डालते हैं सब लोग, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? स्पेसिफिक। अब जनरल फोर्सेस, तो जनरल फोर्सेस में सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब आती हैं। सोशल फोर्सेस हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, ये सब पर इफेक्ट डालती है। मतलब जितने भी टाइप के बिजनेस है सब पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दे हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दस मे अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। तो ये पूरे बिजनेस को ही इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए ये मेरी फर्म को भी इफेक्ट डाल सकती है, पर उनका इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, घूम फिर कर मेरे पास आता है। तो दूसरा था स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। आगे चलते हैं। थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस। हर फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो डिफरेंट एलिमेंट और पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। सोशल का इम्पैक्ट तो टेक्नोलॉजी पर भी पड़ जाता है, पॉलिटिकल का इम्पैक्ट लीगल बन जाता है। ठीक है, अब सोशल है कि भाई आज के समय में अवेयरनेस है हेल्थ के प्रति, तो जब लोग हेल्थ के प्रति अवेयर होंगे तो वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो उनकी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट डाले, नेगेटिव ना डाले। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और वो कहीं ना कहीं हमारी किसी ना किसी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, जब तक वो लीगल फॉर्म ना ले ले, तो जैसे ही कोई आइडियोलॉजी एक लीगल फॉर्म ले लेती है, कानूनी रूप में उसको मान्यता मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है? लीगल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो हर जितनी भी फोर्सेस हम पढ़ेंगे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। एक में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरों पर भी पड़ता है। ठीक है, सोशल का देख लो आप, आज के समय में जो हम यूज कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी का, तो हम उसके प्रति यूज टू हो गए हैं, तो हमने टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है और उसके अकॉर्डिंगली हम आजकल काम करते हैं। तो सोशल स्टेटस चेंज हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, और उन दोनों ने इफेक्ट डाला बिजनेस फर्म पर। तो इसीलिए ये सारी जो जितनी भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चौथा डायनेमिक है, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। भविष्य के बारे में बात करती हैं, भविष्य अनसर्टेन है, तो वैसे भी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि बाहरी लोग हैं जितने भी हैं। अब वो कैसे सोचेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं नहीं पहले से पता लगा सकता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए डायनेमिक in that it keep on changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer preferences, entry of new competition in the market। तो कोई भी कारण हो, इतना डायनेमिक है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे। ठीक है, और एंट्री कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो मार्केट में उसका भी रोल शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, पर मुझे अपने बिजनेस को इनके अकॉर्डिंगली ही क्या करना है? प्लान करना है। तो डायनेमिक जरूर है, पर इस डायनेमिक नेचर को ही
मुझे अडॉप्ट करना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक होता है, कीप चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, वो ऊपर वाले से निकल के आ ही गया है, मैं आपको बता ही चुका हूँ क्योंकि भविष्य के बारे में होती हैं। ठीक है, अब भविष्य मेरे हाथ में नहीं है इसलिए अनसर्टेन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। हम नहीं कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं, वही हम करते भी हैं इसमें, बट हम 100% श्योर नहीं होते कि वो सारी चीजें हो जाएं। तो ये एक अनसर्टेन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स नहीं है, इसका नेचर, इसका बिहेवियर पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 6 आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इतना कंफ्यूजिंग है कि हमें नहीं समझ में आता। तो सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस interrelated and dynamic condition or forces which arises from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment। तो हमें क्यों इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा वाइड हो जाता है, इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है कि उसको समझना, एक दूसरे से उसका संबंध और कब उनका नेचर परिवर्तित हो जाए, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इसको समझकर उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस पूरी ताने बाने को समझने में हमें टाइम लगता है। तो कॉम्प्लेक्स काफ़ी सिचुएशन है, तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी। तो ये कंडीशंस जो होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, वो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। इसका इम्पैक्ट हर जगह सेम नहीं हो सकता। इट डिपेंड अपॉन द कंट्री, इट डिपेंड अपॉन रीजन। तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही रीजन चेंज होता है, वहाँ की टेस्ट, वहाँ की प्रेफरेंसेस, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बिजनेस करना जो है, उसको मुझे रिलेटिव करना, रिलेटिवनेस लानी होती है उस पर्टिकुलर रीजन से या उस पर्टिकुलर कंट्री से। अब जो इंडिया में बिकता है या जो इंडिया में जैसा टेस्ट है, वो किसी और दूसरी कंट्री में नहीं होगा। अगर मेरी कंपनी ग्लोबल है तो मुझे उसको समझना होगा कि ग्लोबली मैं क्या फेस करूंगा, किस टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पर होगा, किस टाइप के कस्टमर के टेस्टेस होंगे, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी। तो वो हमें कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन डिफरेंट मिलेंगी। तो रिलेटिविटी होती है इसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो उसको समझना होता है, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स। तो ये बिजनेस के फीचर्स थे। अब नया टॉपिक फीचर से ही जुड़ता हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों जरूरी है, इसका क्या फायदा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों समझना जरूरी है। देखिए पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर कैन बी एप्रिशिएटेड इफ वी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट। मतलब कि जो पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको समझे तो हम समझ पाएंगे कि एक मैनेजर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना और उसको अपनी प्लानिंग में यूज करना क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट आता है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको ढंग से समझिएगा। पहला है कि इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, अगर मुझे ये बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ जाए और मैं ये समझ पाऊँ कि ये चेंज होने वाला है, जैसे आप इस समय लॉकडाउन देख सकते हो, थोड़े दिन पहले आपने मोनेटाइजेशन देखा था, तो उस अपॉर्चुनिटी को लोगों ने समझा, कुछ बिजनेसेस ने, पेटीएम उसमें से एक था, और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसने पहले स्टेप ले लिया उस पर्टिकुलर, जैसे आज के समय में आप देख रहे हो कि जो आज की कंडीशन है, इसमें सैनिटाइजर, मास्क बनाना, और भी बिजनेसेस हो सकते हैं, मेरे जो दिमाग में आ रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ कुछ ध्यान लगाऊं तो मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। तो जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझ जाए, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाए, तो वो उस आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को, और फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि सबसे पहले जो काम करेंगे हम, उसका जो पहला फायदा है, जैसे जो अब देखिए आप, कोई भी चीज जब इन्वेंटेड होती है, इन्वेंशन होती है, तो जिसने उसकी इन्वेंशन की है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको होता है, बाद में वो सबके पास ऑन होता है। इसका मैं जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कोई भी
दवाई है जो इस समय जैसे कोरोना की दवाई चल रही है, तो जो कंपनीज दवाई को बना ले, जिसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, वो देखिएगा उसमें सबसे ज्यादा फायदा उसको मिलने वाला है, तो वो कहलाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अपॉर्चुनिटी ये वाली रेफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस दैट विल हेल्प ए फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, जब ही वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे उस पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड को पहचानना है, उस चेंज को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ऐसी प्लानिंग करनी है सो दैट वो अपॉर्चुनिटी मेरे को फायदा पहुंचाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जितनी जल्दी मैं उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता हूँ, help an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to competitor। मैं जितना लेट करूंगा मेरे कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठाएंगे, और मैं जो जो मुझे प्रॉफिट मिल सकता था, जो मुझे उस बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से फायदा हो सकता था, वो मैं खो दूंगा। ठीक है, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को पहले पहचानूं और उसके बाद फर्स्ट मूव करूं सो दैट मुझे उसकी एडवांटेज मिले। सेकंड पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही मेरे सामने नहीं आती, थ्रेट्स भी आते हैं, तो उन थ्रेट्स को समझना भी मेरे लिए, पहचानना भी मेरे लिए जरूरी है, और उसको वार्निंग सिग्नल लेते हुए उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना भी जरूरी है। Threat refer to the external environment trend and changes that will hinder a firm performance। जो फर्म की परफॉर्मेंस को डाउन ला सकते हैं वो थ्रेट्स कहलाते हैं। जो मेरे प्रॉफिट मेकिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कम कर सकते हैं, वो सब थ्रेट कहलाते हैं। जैसे नोकिया ने उस समय समझा नहीं कि एंड्रॉइड वर्जन को अपनाना चाहिए। नोकिया ने सोचा कि मैं अगर विंडो वर्जन पे काम करता रहूंगा, विंडो प्लेटफॉर्म पे काम करता रहूंगा, तो मेरा इतनी ज़्यादा गुडविल है कि लोग मेरे फ़ोन यूं ही परचेज करते रहेंगे। हाल आपके सामने है, आज की डेट पर नोकिया भी एंड्रॉइड वर्जन को लेकर आ चुका है। तो वो उस थ्रेट को उस समय नहीं समझ पाया, और उसकी वजह से उसने अपनी जो मार्केट शेयर था मोबाइल फ़ोन में वो खो दिया। तो वो उसको समझना पड़ेगा, हर एक को, हर बिजनेस एंटरप्राइजेस को। तो environmental awareness can help manager to identify various threat on time, समय पर उनको वो पहचान पाए, and serve as an early warning signal, और सिग्नल के रूप में उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करे। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, जब अपॉर्चुनिटी हो उसको पहचानो और फर्स्ट मूव करो, जब थ्रेट हो तो उसको सिग्नल के रूप में लो और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करो। नेक्स्ट है कि इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो यूजफुल रिसोर्सेज दो प्रकार की हैं, आपको बताऊं। एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग ए बिजनेस। बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये वो इनपुट्स हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, जैसे फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर एटसेट्रा। इन सब से मैं अपने बिजनेस को चलाता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट आते कहाँ से हैं? सब चीजें, सारी चीजें कहाँ से आएंगी? हमारे एनवायरनमेंट से, इंक्लूडिंग फाइनेंसरीज, गवर्नमेंट एंड सप्लायर। तो ये कहाँ से आती हैं? फाइनेंसर से भी आ सकती है, गवर्नमेंट से भी आ सकती है, सप्लायर से भी आ सकती है। तो ये इनपुट है, और ये कहाँ से आ रही है? हमारी एनवायरनमेंट से। तो ये कहाँ से प्राप्त करूंगा मैं? इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि उन चीजों को मैं प्रॉपर वे में यूज कर सकूं, इनपुट्स का भी, और जब मैं बना दूंगा इन चीज़ों से, रॉ मटेरियल से, फाइनेंस से, मशीन से, जब मैं एक प्रोडक्ट बना दूंगा तो उसका आउटपुट भी कहाँ होगा? वो भी यही होगा, एनवायरनमेंट में। आउटपुट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर एंड सो ऑन। सब लोगों को मैं कुछ ना कुछ देता हूँ, कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहा हूँ, जो मेरे इन्वेस्टर हैं उनको मैं रिटर्न दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें भी एनवायरनमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। तो इन सब को पहचानने और इनका प्रॉपर यूज करना भी मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट ही सिखाता है। An enterprise is solely depend upon the environment for both input and out as well as output।
हमें बताइए कि दोनों चीजें कहाँ से आएंगी, हमारे एनवायरनमेंट से ही आएंगे। So it is very important for the enterprises to understand what the environment want or need from the enterprises। तो environment से या environment क्या चाहती है, हमारा जो आसपास का जो external forces हैं वो क्या चाहती हैं एक बिजनेस से, वो मुझे समझना पड़ेगा। और अगर मैं उसको समझ पाऊंगा तो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ पाऊंगा। तो एनवायरनमेंट को समझना इसलिए भी जरूरी है कि मैं उन यूज रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकूं। नेक्स्ट, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। पता है आपको, हमने पढ़ा है डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, आप देख रहे होंगे अपने आसपास। तो उसको समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है हर तरीके से, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, पॉलिटिकल लेवल पर हो, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हो, लीगल लेवल पर हो। तो मुझे उस पेस के साथ टैली करना है, उसके साथ मूव ऑन करना है। ठीक है, तो क्या क्या है, देखिए चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमारे सामने जिनको हमें फेस करना होता है एक बिजनेस एनवायरनमेंट को, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, कन्फ्लिक्ट है, डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता कि क्या चीज बेस्ट रहेगी। अब वो चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो उससे मैं सोचूं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो मुझे उस टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन को समझना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट उसको समझने में हमारी मदद करता है। फिर है लेस ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, आप देखोगे तो ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर आपकी ब्रांड नेम अच्छा है तो आप उससे पक्का है कि आपके प्रोडक्ट बिक ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ मार्केट, मार्केट बहुत छोटे छोटे भागों में बटी हुई है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि और छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो मार्केट बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। क्लॉथ मार्केट में भी जो है बच्चों के अलग हो गए हैं, यंग्स के अलग हो गए हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल पर्पस है वो अलग है, जो ओल्ड एज है उनके लिए। लेकिन इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हो चुका है मार्केट का कि मुझे समझना पड़ेगा उसको बहुत। ऐसे ही टैक्स स्ट्रक्चर हमारे देश का ऐसा ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा सब डिवाइडेड है कि मुझे उसको समझना बहुत जरूरी है। वो बिजनेस एनवायरनमेंट ही मुझे समझा सकता है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर बहुत कुछ चाहता है। कस्टमर को क्योंकि मिल रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आपके सामने आ रहे हैं, तो कस्टमर की डिमांड बढ़ गई है। रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप देख ही रहे हो, अगर कुछ सालों में ही देखो तो आपको पता चलेगा कि टीवीज के कैसे कैसे हो गए हैं, मोबाइल फोन में क्या एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ चुका है। तो चेंजेस, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, मुझे उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि 1991 में ग्लोबल कंपटीशन जब शुरू हुआ था, तो जब से आज तक इतना ज्यादा चेंज हो चुका है तो उसको मुझे समझना ही पड़ेगा। तो तो आप अगर इतनी सारी कंडीशंस को देखें, इतनी सारी चेंजेस हैं, उनको अगर हम एनालाइज करें तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको इफेक्टिवली समझें और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को मैनेजर ऑल्टरनेट करें। तो in order to effectively cope with these significant changes, manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action। और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी प्लानिंग करे सो दैट जितने भी ये चेंजेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, हम उसके उनके अकॉर्डिंगली जो कस्टमर की डिमांड है उनको पूरा कर सकें, गवर्नमेंट की जो जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकें। तो जितने भी एनवायरनमेंट है उन सबको सेटिस्फाई कर सकें, ये हमारा मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जिस इसी से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। वो अभी आपने मैनेजर के हर एक में पॉइंट पढ़ा। तो ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएं तो हम प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे और पॉलिसी को बहुत अच्छा बना पाएंगे। सिंस एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, उनसे हमें पता चल ही गया।
For business enterprises, understanding and analysis can be the basis of deciding the future course of action. That means planning. तो अगर हम उस अपॉर्चुनिटीज को, उन थ्रेट्स को अंडरस्टैंड कर पाए तो हम अपनी प्लानिंग, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको बेटर वे में डिसाइड कर पाएंगे और ट्रेनिंग, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग और अपनी पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंगली बना पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है प्लानिंग करने में भी और पॉलिसी को बनाने में भी। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जितने पॉइंट हैं, अगर हम इनके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाए तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली है इम्प्रूव करेगी। द एंटरप्राइजेज दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरनमेंट and adopt suitable business practice are ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for longer period। तो ये सिर्फ ये नहीं कि प्रेजेंट में ही हम अच्छा कर पाएंगे, अगर हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाए, उस अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाए, उस थ्रेट को पहचान पाए, तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग रन में भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए हम लोगों को समझना और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कितने टाइप के एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना है, तो वो कहलाती है हमारी डायमेंशन। तो बेसिकली हमारी 5 डायमेंशंस हैं। आप इस ग्राफ से, चार्ट से, जो मर्जी कह लीजिए, रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट है और ये उसके वो डायमेंशंस हैं जिनको हमें समझना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। सोशल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है और लीगल एनवायरनमेंट को समझना भी जरूरी है। तो ये 5 डायमेंशंस हैं जिनको हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, सो दैट हम अपनी एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ पाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। तो हम चलते हैं अब एक एक एनवायरनमेंट जो अभी हमने देखी, उन सब एनवायरनमेंट को, उन सब डायमेंशंस को हम एक एक करके लेते हैं और उनको एक एक करके समझते हैं। पहली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट भी है बिजनेस के लिए। तो इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। डायरेक्ट पड़ता है, जो भी चीज़ें इस एनवायरनमेंट में आती हैं वो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं बिजनेस पर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू ए फर्म और इट में पुट कंस्ट्रेंट। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अगर उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम समझ पाएँ या वो मेरे लिए पॉजिटिव है तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और नहीं तो वो रिस्ट्रिक्शन भी मेरे ऊपर लगाता है। देखते हैं वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो आपने देखा ही था 1991 में जब पॉलिसी चेंज हुई तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हुआ था। तो आज के समय में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अभी आपने देखा है हमारे पीएम ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज घोषित किया है, उससे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। तो वो एक इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है कि स्ट्रक्चर क्या है इकोनॉमी का, अगर वो चेंज होता है तो उस पर मेरे ऊपर कैसा फर्क पड़ेगा, मेरे बिजनेस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और कुछ केसेस में वो मेरे लिए कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। देखो ये जो पॉइंट हैं ये आपको क्वेश्चन में, अगर आप इनको समझ पाए, इनको पहचान पाए, तो आप वहाँ पे इजीली समझ पाओगे हॉट्स क्वेश्चन में कि किस एनवायरनमेंट की वो बात हमसे कर रहे हैं। इसी में दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी। जब भी हम जीएनपी का मतलब आपको पता ही है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो जीडीपी के बाद आता है, तो उसकी क्या ग्रोथ है। पर कैपिटा इनकम, एक आदमी की उसकी पावर है, उसकी जो इनकम है वो क्या है, वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा
उसकी परचेजिंग पर भी पड़ेगा, उसकी सेविंग पर भी पड़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, करंट और कांस्टेंट प्राइसेस क्या हैं, ठीक है, या तो करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे उसकी पर कैपिटा इनकम क्या रहेंगी, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कितनी है, कितने परसेंट लोग सेव कर रहे हैं, कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर ही है, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है इसका बिजनेस पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है उससे। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा रिजर्व कितना है, उसका इफेक्ट भी वो इकोनॉमिक फैक्टर कहलाएगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक फैक्टर ही होता है। ये पॉइंट अगर ये नाम ये वर्ड्स तुम्हें मिले तो आप पहचान लोगे कि इस समय हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये भी अगर दी जाती हैं बिजनेस को तो ये भी इकोनॉमिक फैक्टर का ही पार्ट होती हैं। मनी सप्लाई कितनी हो रही है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक फैक्टर है। पब्लिक डेट कितनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये सब अगर ये मिलते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन सब में, ठीक है, तो वही इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं हमारे। तो ये सब अगर आपको मिलते हैं क्वेश्चंस में तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा ही पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक और रह गया प्लान्ड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, क्या प्लान है गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के प्रति, ये भी इफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। अब हम सेकंड पे आते हैं, वो है सोशल सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण हमारा, ये भी हमारे बिजनेस पर उतना ही इम्पैक्ट डालता है क्योंकि लोग वस्तुएं जहाँ बेची जा रही हैं, गुड्स जहाँ सर्विस और सर्विसेज जहाँ डिलीवर की जा रही हैं, वो समाज ही है, सोशल ही है, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, सप्लायर हमारे, ठीक है, वो भी उसी समाज का एक पार्ट है, तो सोशल एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक, ये अगर वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो इनसे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस समय हम कहाँ पर हैं, सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अगर इनकी बात की जाए कहीं भी कि कस्टमर का कैसा एटीट्यूड है इनोवेशन के प्रति, लाइफस्टाइल के प्रति, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है, दैट्स मीन्स हम सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप देख ही रहे हो आज के समय में लोगों के जीवन का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को उतनी ही ज़्यादा चीज़ें चाहिएंगी उसके अकॉर्डिंगली। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्क फोर्स, लोग जो वर्कर्स जो हमारे हैं वो क्या चाहते हैं, तो वो भी सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, जो लोग काम करने के योग्य हैं उसमें वुमेन्स की प्रेजेंस कितनी है, जितने ज़्यादा वुमेन्स काम करेंगी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होंगी, ठीक है। अब लोग जब घर पर रहते हैं तो अलग टाइप से जीवन व्यतीत करते हैं, जब वही वुमेन्स अगर बिजनेस बाहर जाएंगी काम करेंगी तो उनकी जो डिमांड है फॉर सर्टेन प्रोडक्ट वो चेंज होगी, तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट कहलाता है। वर्कफोर्स क्या चाहता है, किस तरीके से जीवन को जीना चाहता है, वो भी सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। बर्थ और डेथ रेट कैसी है वो भी डिसाइड करेगी अगर मेरा प्रोडक्ट उनसे रिलेटेड है तो, ये सोशल एनवायरनमेंट के ही हिस्से हैं। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि हम सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, ठीक है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं, किस देश किस तरफ जा रहा है वो, तो पॉपुलेशन शिफ्ट। एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट कैसी है, जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते जाएंगे उनका जीवन का जीने का तरीका भी चेंज होगा, तो लिटरेसी रेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हम उतने ही ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को, तो जो धोखाधड़ी वगैरह जितने भी प्रकार के शोषण होते हैं वो सब चेंज होंगे, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज होगी पर्टिकुलर थिंग्स के प्रति, ठीक है। कंजम्पशन हैबिट कैसी है लोगों की, उनको यूज़ करने का तरीका कैसा है,
इन सब चीजों का हमारे सोशल एनवायरनमेंट से ही रिलेशन है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली किस कैसे बनी हुई है, किन किन का समावेश है उनके अंदर, वो भी इफेक्ट डालती हैं, हमारे सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, अगर आपको ये मिलते हैं तो आप इजीली पहचान लेंगे कि हम इस समय कहाँ पर हैं, सोशल एनवायरनमेंट के टॉपिक पर। सोशल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। देखो इन सब चीजों का इफेक्ट सिर्फ करंट पर नहीं होता, लंबे समय तक इम्पैक्ट पड़ता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज होती है तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ पर अगर चेंज हो गई, उसका इफेक्ट उतना ही रहेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस हो, इनोवेशन हो, डेथ रेट हो, बर्थ रेट हो, पॉपुलेशन शिफ्ट हो, लिटरेसी रेट हो, ये छोटे समय के लिए इम्पैक्ट नहीं डालती, लंबे समय तक इम्पैक्ट डालती है। देखो एग्जांपल आपके सामने है कि नाउ ए डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ। मैं आपको बता ही रहा था कि लोग अपनी हेल्थ के प्रति अब जागरूक होते जा रहे हैं। योगा सेशन ज़्यादा हो गए, जिम का उपयोग ज़्यादा हो गया, हेल्थ प्रोडक्ट की जो बिक्री है, सेल है, वो बढ़ गई है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिमांड ऑफ मिनरल वाटर, क्योंकि हेल्थ के प्रति हैं तो मिनरल वाटर ज़्यादा मांगते हैं, डाइट कोक ज़्यादा मांगते हैं, हैज़ इंक्रीड वाइल डिमांड ऑफ टबैको फैटी फूड प्रोडक्ट हैज़ डिक्रीज। तो देखो किन किन बिजनेस को इफेक्ट डाला, मिनरल वाटर हो गया, जिम वगैरह, इन सब के बिजनेस पर इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा, पर कुछ पर नेगेटिव भी है। तो सोशल एनवायरनमेंट का एक चीज चेंज हुई कि लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि कुछ के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गई, कुछ के लिए वो थ्रेट भी बना, ठीक है। तो ये समझना जरूरी होता है, इसीलिए नेक्स्ट पर चलते हैं थर्ड एनवायरनमेंट के प्रति। तो थर्ड एनवायरनमेंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल, जिसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो सबसे ज़्यादा पड़ा है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। जो भी कुछ नया आपके सामने आ रहा है अलग अलग वे में, वो इम्पैक्ट टेक्नोलॉजिकल कहलाता है। विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। देखो गुड्स की प्रोडक्शन चेंज हो गई है। इवन अगर आप देखो तो घर में जो कारपेंटर आता है उसके काम करने का स्टाइल चेंज हो गया है। उसके पास हर टाइप की मशीन है, हर काम करने के लिए। पहले वो मैन्युअली उन काम को करता था, घंटों बिताता था, ठीक है। अब वो काम उनको मशीनों के थ्रू बहुत जल्दी काम कर देते हैं। तो देखिए उनके उनके काम करने का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया, और सर्विसेज को देने का भी, ठीक है। अब आपके सामने इस समय देखिए ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, हम कर रहे हैं, तो ये भी तो इसी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट है। एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस रीसेंट टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो नई टेक्निक आई, बिजनेस को चलाने का तरीका चेंज हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आया, कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आए, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। इट हैव मॉडिफाइड द वे इन विच कंपनी एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट like computerized information kiosk and world wide web multimedia pages। अब देखो लोग जो हैं पेपर्स में या टीवी पर ऐड देने से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं सोशल मीडिया पर ऐड देने का, ठीक है। कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन के बोर्ड आजकल डिजिटल हो गए हैं, जो बिजनेसेस या कहीं अगर छोटी छोटी किराना की दुकान पे भी देखें तो बोर्ड डिजिटलाइज हो चुके हैं। लोगों ने अपनी वेबसाइट बना रखी हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। कम्युनिकेशन विद रिटेलर एंड सप्लायर का तरीका चेंज हो गया टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। रिटेलर हैव डायरेक्ट लिंक विद सप्लायर हु रिप्लेनिश स्टॉक व्हेन नीडेड। बात करने का तरीका मतलब मैसेज पहुंचाना, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका रिटेलर और सप्लायर में वो भी चेंज हो चुका है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड, ये भी आपने बहुत देखा है, साइंटिफिक हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो, इसमें बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। लेजर टेक्निक आ गई है, रोबोट्स आ गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड प्रिजर्वेटिव है, मेडिसिन है,
टेलीकम्युनिकेशन है, सिंथेटिक फ्यूल्स है, ये सब इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का ही एक हिस्सा है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं जाती। तो जब भी हम इन पॉइंट्स को पढ़ें या इन चीज़ों को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं इस समय बिजनेस के लिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ पर, 5 में से वो आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप जानते हैं। तो चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Political environment include political conditions such as general stability and peace in the country। कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है हमारी, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। हमें पता है कि गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, हमें पता है कि वो गवर्नमेंट किस टाइप से सोचती है बिजनेस के प्रति। तो अगर वो स्टेबिलिटी है तो हम 5 साल अपने बिजनेस को उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। The business success lie in the predictability of business activity under stable political condition and specific attitude that elected government representative hold towards the business। उनका एटीट्यूड हमें पता चल जाता है कि बिजनेस के प्रति कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे हमें पता है। तो अगर स्टेबल कंडीशंस हैं तो उसका इफेक्ट उसी तरीके से पड़ता है। अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, स्टेबिलिटी ना हो, गवर्नमेंट कब चली जाएगी इसका नहीं कोई विश्वास हो, तो उस समय हमें उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या सोचेगी। तो वो डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना भी जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबकी अलग है। तो सब अपने हिसाब से जो भी प्लानिंग करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो थर्ड टू लॉ एंड ऑर्डर भी मिलता है अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट, क्राइम बढ़ जाते हैं, ये आपने देखा ही है। देयर मे बी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री। मुश्किल काम हो जाता है समझना उसको कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन लेगी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा अगर स्टेबल कंडीशंस होंगी तो हम बिजनेस अच्छे वे में कर पाएंगे। फिर स्टेबल कंडीशंस भी हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का एटीट्यूड कैसा है वो भी बहुत जरूरी है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, अगर उस एटीट्यूड को हम समझें तो देखिए जस्ट लाइक द केस जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी तो फॉरेन कंपनी को, क्योंकि हमने ग्लोबलाइज कर दिया था तो खोल दिया था, तो उन फॉरेन कंपनी को फिर भी डिफिकल्ट हो रहा था अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, क्योंकि हमारे यहाँ रेड टेपिज्म पहले से ही परमिट था, एप्लीकेबल था, भ्रष्टाचार ज्यादा था, तो लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में ही बड़ी सारी दिक्कतें फेस होती थी। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का एटीट्यूड कैसा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो हम इजीली वर्क कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे। अगर वो नेगेटिव है जैसा इस केस में लिखा हुआ है तो बिजनेस को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सब किसके पार्ट हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। आगे चलते हैं और लास्ट पर आते हैं लीगल एनवायरनमेंट। मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक इस ये टॉपिक और मैं ले लूँ क्योंकि मैंने सबके आपको फैक्टर्स बताए हैं, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर भी बता दूँ। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है देश के अंदर, द डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, किस लेवल पर हैं वो, कौन क्या सोचता है, क्या आइडियोलॉजी है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी सरकार है और जो ऑपोजिशन में है उसका भी। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं। द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे इस समय मोदी जी का इम्पैक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, इससे पहले राजीव गांधी जी का भी इम्पैक्ट था, इंदिरा गांधी जी का भी अपना इम्पैक्ट था, जवाहरलाल नेहरू जी का भी अपना इम्पैक्ट था। तो वो सबका नेचर और प्रोफाइल होता है, उसका इफेक्ट बिजनेस पर उसी अकॉर्डिंगली पड़ता है। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी कितनी है, कौन कितना मोरल वैल्यूज को फॉलो करता है वो बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक द गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसी, क्योंकि तो गवर्नमेंट किसकी है, उसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की है, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, और उसके साथ जो जुड़ी हुई एजेंसीज हैं उनका।
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है और उसको प्रैक्टिस करने का तरीका कैसा है रूलिंग पार्टी का, वो एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, कितना इंटरवीन करती है बिजनेस को गवर्नमेंट, वो भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज कैसा है, तो ये भी आप देख ही रहे हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है बिजनेस पर, फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। यहाँ जाकर हमारा फोर्थ एनवायरनमेंट या फोर्थ डायमेंशन पूरी होती है। लास्ट डायमेंशन पर आते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। नाम से ही पता चलता है लीगल है तो कानूनी रूप इसने ले लिया है, तो अब ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का नेक्स्ट स्टेप है। जब वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक कानून का रूप ले ले तो वो क्या बन जाती है, लीगल बन जाती है। The legal environment include various legislation passed by the government, administrative order issued by the government authority, court judgment, as well as the decision rendered by various commission and agencies at every level of government. किसी भी लेवल पर कोई भी लीगल का मतलब जिसको कानूनी मान्यता मिल गई, अगर वो हो जाता है तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। Therefore, an adequate knowledge of rules and regulation framed by the government is prerequisite for better business performance। तो हमें उन ऑर्डर्स को, उन एक्ट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल बॉडी ने पास कर रखे हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं, कितने सारे एक्ट हैं, उनमें से कुछ एक्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो इनको मुझे समझना अपने बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई लीगल फॉर्म में आ जाए जिसको बोल दिया गया है कि ये एक्ट पास हो गया है, इसके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहे हैं, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 डायमेंशन थी। एक कंपटीशन एक्ट 2002 भी रह गया है। ठीक है, ये कुछ एक्ट्स मैंने लिए हैं। यहाँ पर हमारे पांचों जो डायमेंशंस थी वो पूरी होती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं टॉपिक पर। 2 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे वो मैंने लिए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। ये इम्पैक्ट है सोशल इम्पैक्ट का। अगर वर्किंग वुमेन बढ़ती हैं तो किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए किन किन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। फैशन इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि फॉर्मल वियर ज़्यादा चाहिएंगे अगर वर्किंग वुमेन्स होंगी तो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि जब वो काम करेंगी तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिएगी ना। ठीक है, कॉस्मेटिक, क्योंकि उनको तैयार होकर जाना है तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ जाएगी। फूड हैबिट जो है वो किस तरफ हो जाएगी, पैक्ड फूड की तरफ बढ़ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सब कुछ रेडीमेड चाहिए। तो देखो एक सिर्फ वर्किंग वुमेन का इम्पैक्ट देखिए, तो सोशल इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा पड़ता है, किन किन बिजनेसेस की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है सोशल एनवायरनमेंट का कि अगर वर्किंग वुमेन बढ़ती हैं तो। दूसरा एक नया एग्जाम्पल जो है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से संबंधित है। इंडियन रेलवे IRCTC ने टिकट बुकिंग का ऑनलाइन सिस्टम जनरेट कर रखा है। ठीक है, उस पर सब रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई ज़्यादा फीस वो लेते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसके थ्रू ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। उनका प्रिंट भी नहीं निकाले, मोबाइल में रखें तो भी हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और आज पहले के ज़माने में तो ये पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से टिकट को बुक कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं, आप उनको देखकर समझकर काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पार्ट फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक हमारा इतना ही था।
दूसरी वाली में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद क्या क्या प्लानिंग चेंज हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या चेंज हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरी सारी वीडियो खोकर प्रेजेंटेशन चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हर वीडियो टाइमली पहुंच पाए। आज की वीडियो के लिए अभी यहीं तक, धन्यवाद।